हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी भारतीय कला का परिचय भाग 1 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू चैप्टर 8। ठीक है, इसके पहले के 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो चैनल पर कराया गया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देखें। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट यानी कि भारतीय कला का परिचय भाग 1 प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से 7 तक का वीडियो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू को पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले। इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB की तैयारी, जो भी आप आर्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड LT आर्ट वाले स्टूडेंट भी जो भी हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेट JRF का जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू आज हम इसमें देखेंगे। ये आज पार्ट 1 होगा, इसको हम और भी पार्ट में देखेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म यानी कि स्पेन और भारत की ओर फैला। तो यहाँ पर बताया गया कि इस्लाम धर्म जो है वो स्पेन और भारत की ओर कब फैला, ईसा की 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ पर लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे हैं। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने एशिया की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें बनाना, भवन निर्माण करना काम शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े पैमाने पर यानी अत्यधिक मात्रा में भवन निर्माण का जो कार्य हुआ वो एशिया की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों के शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक भारत जो था वो भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह से परिचित हो चुका था। और उस समय यहाँ पर भवन निर्माण और अलंकरण की जो है अनेक विधियाँ प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे कि शाहतीरों, टोंडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण किया जाने लगा था। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। अच्छा, गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों, मेहराबों की ज़रूरत पड़ी और ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो चापों और मेहराब बनाए जाते थे, चाप और मेहराब वो ढोलदार बनाए जाते थे और डाट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे ना होने के कारण जगह ज़्यादा हो गई। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं वो बहुत ही इस तरह से पूछे जाते हैं कि जिसने भी अच्छे से डीपली पढ़ाई की होगी वही उस आंसर को टिक कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो आप देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है वो आपको दिखाया गया है इसमें इमेज। और यहाँ पर बात की गई है कि इन देशांतरणों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा है कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया और उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकारा और कुछ को उन्होंने अस्वीकार किया। ठीक है, कुछ को तो बिल्कुल उसी तरह से स्वीकार किया, लेकिन कुछ में परिवर्तन के साथ उसे अपनाया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। और इस मिश्रण के फलस्वरूप जो भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, इंडो इस्लामिक, इंडो सारसेनिक या फिर इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला किसे कहा जाता है, जो भवन निर्माण की
सामग्रियाँ, स्थानीय सामग्रियाँ, संस्कृतियाँ, परंपराओं को अपने साथ लाया गया था। उनको तकनीकों के साथ, कई अलग तकनीकों के साथ अपनाया गया और उन्होंने इन तकनीकों को बहुत ही देखा, परखा। तो आपने देखा कि इंडो इस्लामिक या फिर इंडो सार्सेनिक, जिसे इंडो अरबिक भी कहा जाता है, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या होती है। तो आप ये जानिए कि जो मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया था और उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा। उनमें से कुछ तकनीकों को इन्होंने स्वीकार किया और कुछ को अस्वीकार कर दिया, और कुछ तकनीकों को तो यथोचित परिवर्तन, यानी उसमें थोड़ा परिवर्तन के साथ उसे अपनाया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया और इस मिश्रण के फलस्वरूप जो भी भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आईं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या होती है। सामूहिक रूप से जो संरचनात्मक तकनीकें, शैलियाँ, रूप, साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार किया गया और इसके मिश्रण के फलस्वरूप जो भवन निर्माण की तकनीकें अस्तित्व में आईं, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर जो है वो नाना रूपों में सभी जगह व्याप्त है, लेकिन मुस्लिम धर्मानुयायी यह सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। ठीक है, तो हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं, लेकिन मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर ही अरबस्क यानी कि बेल बूटे का काम, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे अरबस्क, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अरबस्क क्या है। ठीक है, तो अरबस्क जो होता है, अरबस्क जो होता है ये बेल बूटे का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया गया। ठीक है, प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटे का काम किया जाता है, ज्यामितीय प्रतिरूप बनाए जाते हैं और जो सुलेखन की कला होता है, यही विकास अरबस्क कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए संरचनाओं के जो रूपाकार हैं उनके विषय में दिया गया है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि संरचनाओं के रूपाकार। ठीक है, इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी जो आगे बढ़ती है, उसमें भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी और उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, और जैसे कि रोज़मर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारें, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, ठीक है, सराएँ या कारवां सराएँ, कोस मीनारें, ये सभी जोड़े जाने लगे। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। अगर उतरते हुए क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियाँ, ग्रामीण संभ्रांत वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकारिक शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया है। और इसके अलावा सामग्रियों की जो उपलब्धता है, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा, संरक्षकों की सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। ठीक है, अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बुनियादी जानकारी के बाद जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है वो उसकी कहानी आगे बढ़ाई जाती है और भारत में मुस्लिम आगमन हुआ, उसके साथ ही यहाँ पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। ठीक है, मुस्लिम शासक जो थे वो संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़ने लगे, जैसे कि रोज़मर्रा की इबादत के लिए जो मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, दरगाहें हैं, मीनारे हैं, इस तरह से मदरसे, सुनियोजित बाग बगीचे, ये सब जोड़े जाने लगे। ठीक है, विश्व के अन्य भागों की तरह ही भारत में भी वास्तुकला के भवन ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए थे जिनके पास के धन इकट्ठा हो गया था।
ठीक, तो इसको आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम, और यहाँ पर देखते हैं शैलियों के प्रकार। ठीक है, शैलियों के प्रकार। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं शाही शैली, जैसे कि दिल्ली सल्तनत; प्रांतीय शैली, जिसके अंतर्गत मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर आ जाते हैं; मुगल शैली अगर देखा जाए तो दिल्ली, आगरा और लाहौर; दक्कनी शैली की बात करें तो बीजापुर, गोलकुंडा। ये श्रेणियां जो हैं वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और इसीलिए इनमें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर इन्हें नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है इसको परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका नाम है शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली, दक्कनी शैली। शाही शैली के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत आता है, प्रांतीय शैली के अंतर्गत मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर में देखने को मिलती है, और दक्कनी शैली जो आपकी है ये बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आमेर किला जयपुर का है, जिसमें जटिल जाली का काम आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जालियाँ जो बनाई गई हैं। ठीक है, ये काफ़ी जटिल काम है, और ये कहाँ का किला है? आमेर का किला है, जयपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने जाना इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विषय में, और आज ये पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके पहले के अगर आपने 1 से 7 तक के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे क्रम वाइज, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, साथ ही और भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए जाते हैं, जिससे आप और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।